Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. So, after finishing cardiovascular pathology, today we are going to start cardiovascular pharmacology. ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट क्या है। हाइपरटेंशन इज द सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ सिस्टोलिक बीपी मोर देन 140 एंड डायस्टोलिक बीपी मोर देन 90, दैट इज नोन एज हाइपरटेंशन। यहाँ से आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है। हाइपरटेंशन इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हाइपरटेंशन प्राइमरी है, इसको हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो 95% जो हाइपरटेंशन है उसकी एग्जैक्ट काज हमें पता नहीं होती। सो अ टाइप ऑफ हाइपरटेंशन वेयर वी डोंट नो द एग्जैक्ट काज, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन और इसेंशियल हाइपरटेंशन। और वो हाइपरटेंशन जिसके पीछे कोई अंडरलाइन काज होता है, कोई रीजन होती है, या एंडोक्राइन काज है या रीनल काज है, तो उनको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। अब देखिए, जब हम हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट पढ़ते हैं तो हमें यहाँ से जनाब तीन चीज़ें याद रखनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी फार्मूला बता रहा हूँ। तो हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। इन केस ऑफ हाइपरटेंशन और इवन हार्ट फेलियर हमें ABCD याद रखना चाहिए। जब आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इन हाइपरटेंशन वी शुड नो दीज फोर थिंग्स। ठीक है जी। ए स्टैंड फॉर ACE inhibitors, captopril, enalapril, ramipril, we will discuss that. और even A stand for ARB, angiotensin receptor blocker, जिसमें valsartan, telmisartan, candesartan. B for beta blockers, हम बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं। सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एंड नॉन सेलेक्टिव वी विल डिस्कस। एंड C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फिर उसमें डाईहाइड्रोपिरिडीन, नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन है। और आखिर में D फॉर डाईयूरेटिक्स। तो डाईयूरेटिक्स भी वो ड्रग है जो किडनी के अंदर निफरान पे काम करते हैं। तो इसके मुख्तलिफ वेराइटीज है। लूप डायूरेटिक, टाइजाइड डायूरेटिक, फिर अस्माटिक डायूरेटिक या एल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अब फर्स्ट एड के अंदर ये चीज़ें जो लिखी गई हैं, मतलब जिस तरह AC इनहिबिटर और ये जो डायूरेटिक्स है, ये रीनल पार्ट में लोगों ने फिर एक्सप्लेन किए हैं। ये जो बीटा ब्लॉकर है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी। यहाँ पे जो हमने एक्सप्लेन करने हैं वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। लेकिन चले बढ़ते हैं कि अगर एक पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन है तो आप उसको थायराइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं। इतना याद रखें, थायराइड डायूरेटिक्स आर दोज एजेंट, ये हम किडनी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। बट प्लीज रिमेंबर दे एक्ट ऑन द DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। AC inhibitor, they inhibit angiotensin 1 and to angiotensin 2। ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर कन्वर्ट ब्लॉकर। अब ये जो है कैंडिसर्टन, टेलमिसर्टन, डाईहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब यहाँ पे जनाब दो चीज़ें याद रखें कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। बट सम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे मेनली एक्ट ऑन द हार्ट। अभी जो आने वाला स्लाइड है उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो प्योरली हार्ट पे काम करे उनको हम नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन कहते हैं। और वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो मेनली एक्ट करे ब्लड वेसल पे, उसको हम डाईहाइड्रोपिरिडीन कहते हैं। तो डाईहाइड्रोपिरिडीन और दोज ड्रग विच इनहिबिट कैल्शियम चैनल इन द ब्लड वेसल एंड कैन कॉज स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। तो जिस बंदी की BP ज़्यादा है उनको हमने ड्रग ऐसा देना है कि उनका कैल्शियम चैनल वेसल में ब्लॉक करे एंड वी कैन अचीव वेजो डायलेशन। और जब स्मूथ मसल रिलैक्स होगी, वेजो डायलेशन होगी, तो BP कम होगी। So dihydropyridine, calcium channel blocker are those drugs which act on the blood vessel like nifedipine, nicardipine, we will discuss. Or some calcium channel blocker they mainly act on the heart ventricle to decrease conductivity। उसके अंदर जो ड्रग है वो वेरापामिल है, डेल्टियाजम है, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर एक पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन भी है और हार्ट फेलियर है, इन द बेस्ट ड्रग टू यूज डाययूरेटिक्स। क्योंकि हार्ट फेलियर के अंदर हमने पढ़ा था अगर लेफ्ट साइड की हार्ट फेलियर है तो उसमें पल्मोनरी एडीमा होती है, राइट साइड की हार्ट फेलियर है उसमें नासार का है। तो हम BP को कम करने के साथ साथ एक्सेस फ्लूइड जो बॉडी से उसको भी निकालेंगे डायूरेटिक्स। इसमें भी हम AC इनहिबिटर, ARBs, सेम मतलब बीटा ब्लॉकर, बट दैट शुड बी यूज इन कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। और एल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट देंगे। द क्लासिकल एग्जांपल इज एल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट, द क्लासिकल एग्जांपल इज स्पाइरुनोलेक्टोन। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा कंपनसेटेड हार्ट फेलियर और यहाँ पे है डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, इसमें क्या फर्क है। देखिए, अगर हार्ट के अंदर जो पंपिंग है वो कम हो जाए बट इतनी कम ना पड़ जाए कि जिसपे बॉडी की डिमांड पूरी ना हो जाए। कुछ लोग आते हैं जिनको हार्ट फेलियर होता है लेकिन माइल्डर फॉर्म में होते हैं, उनका इतना ब्लड इजेक्ट होता है जिसपे हम बॉडी की डिमांड को थोड़ा बहुत पूरा करते हैं
and those patients are asymptomatic. So a condition characterized by decreased pumping of the blood but do not develop any symptom, that is compensated heart failure. उनमें अब तो बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, बट इफ द पेशेंट हैज decompensated heart failure, इट्स मीन अगर हार्ट पंपिंग इतनी नहीं है वो बॉडी की डिमांड को पूरी करे, द पेशेंट डेवलप clinical signs and symptoms, that is decompensated heart failure. The heart fail to compensate, उसमें हम बीटा ब्लॉकर यूज नहीं करेंगे। तो दोनों में फर्क है। इसकी वजह यह है कि डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में पहले से जनाब कंट्रैक्शन कम है, और जो बीटा ब्लॉकर है ये नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट करते हैं, तो एक कंडीशन को वर्सन करा सकता है। इज वेल एज बीटा ब्लॉकर डू नॉट यूज्ड इन कार्डियोजेनिक शॉक, इन दोनों के अंदर ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मजीद कम करती है। इन हार्ट फेलियर ARB में बी कंबाइंड विद नेप्रिलिसिन इनहिबिटर, दैट इज कॉल्ड स्क्यूबेट्रॉल। ये जो स्क्यूबेट्रॉल है ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, इसकी बारी आने वाली है 2-3 स्लाइड के बाद ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब आते हैं जनाब हाइपरटेंशन विद डायबिटीज। ऑलवेज आस्क इन द एग्जाम कि अगर एक पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन है साथ में डायबिटिक्स पे, द बेस्ट एजेंट टू यूज दैट इज कॉल्ड ACE इनहिबिटर। इसकी वजह यह है कि जो ACE इनहिबिटर हैं और ARB, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ACE इनहिबिटर, दे आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगर एक पेशेंट है उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है या डायबिटीज है तो उसके एंड ऑर्गन डैमेज के चांसेस हैं। वन ऑफ द ऑर्गन इज किडनी। सो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर इफ यू वांट टू गिव अ ड्रग फॉर हाइपरटेंशन, द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी ACE इनहिबिटर। लेकिन इसके साथ हम कैल्शियम चैन ब्लॉकर, थायराइड डायूरेटिक्स एंड बीटा, वही ABCD का फार्मूला है, हम कहीं पे भी ये चार यूज करते हैं, उनके फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में फर्क है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बीटा ब्लॉकर के मास्क, मास्क से मुराद यहाँ पे हाइड है। जिस तरह हम फेस मास्क लगाते हैं तो हम अपने मुंह को छुपाते हैं, तो मास्क इज द वर्ड यूज फॉर हाइड हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम। अगर एक पेशेंट है उसको पहले से हाइपोग्लाइसीमिया है तो फिर उसको डिजीनेस, सीमी कॉन्शियसनेस होती है, अगर आप उसको बीटा ब्लॉकर देंगे तो वो हाइपोग्लाइसीमिया को मजीद वर्सन करेगी। इसीलिए जो बीटा ब्लॉकर है ये हम इंसुलिन के साथ बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि इंसुलिन इज अ ड्रग डिक्रीज ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया, और बीटा ब्लॉकर भी हाइपोग्लाइसीमिया करा सकती हैं। हाइपरटेंशन इज आस्थमा। अगर आस्थमेटिक पेशेंट है उसमें हम ARBs देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, थायराइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं, और कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का मतलब क्या है? As I told you in the start of class, कि beta blocker in detail we will discuss in the ANS pharmacology. But remember, in the body we have two types of receptor, like beta 1 and another is beta 2. There is also beta 3, which is a modified form of beta 2, but the most important are these two. ये जो beta 1 है, it is present on the heart and kidney. Beta 2 present in the blood vessel as well as bronchus. अब पॉइंट जो आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है, अगर ये ब्रोंकस है दैट इज कॉल्ड एयरवे, ये ब्रोंकस है, उसमें हमारे पास क्या है? बीटा 2 रिसेप्टर है। अब अगर कोई ड्रग है जो बीटा 2 रिसेप्टर को ब्रोंकस में एक्टिवेट करे, इट विल कॉज ब्रोंकोडायलेशन। इट्स मीन कि बीटा 2 एक्टिवेशन कैन लीड्स टू ब्रोंकोडायलेशन। हम बीटा 2 क्या करेंगे? एक्टिवेट पॉजिटिव, दैट विल ब्रोंकोडायलेशन। और आस्थमा के अंदर पहले से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, तो इन द आस्थमा वी नीड ब्रोंकोडायलेशन, सो वी विल गिव बीटा 2 एक्टिवेटर, न कि बीटा ब्लॉकर। अब ऐसे ड्रग जो सिर्फ या हार्ट पे काम करें तो देयर कॉल्ड कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जो हम बाद में पढ़ेंगे, एटिनोलोल, एस्मोलोल, मेटोप्रोलोल, वो सारे ड्रग आते हैं। लेकिन कुछ ड्रग ऐसे हैं कि वो हार्ट पे भी काम करते हैं और बीटा 2 पे भी। सो दोज ड्रग विच एक्ट ऑन बोथ रिसेप्टर देयर कॉल्ड नॉन कार्डियो सेलेक्टिव। नॉन कार्डियो सेलेक्टिव का जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड प्रोप्रानोलोल। अब अगर आप प्रोप्रानोलोल किसी पेशेंट में देंगे हाइपरटेंशन के लिए, वो हार्ट रेट तो कम करेगी बाय इनहिबिटिंग बीटा 1, बट सेम ड्रग आल्सो इनहिबिट बीटा 2 इन द ब्रोंकस, which leads to more bronchoconstriction. As I told you कि बीटा 2 activation can cause bronchodilation, but its inhibition can leads to bronchoconstriction. Therefore, non-cardioselective beta blocker like propranolol to use to prevent बीटा 2 induced bronchoconstriction. इसका मतलब यह है, therefore we should avoid these drug in case of asthma. Avoid ACE inhibitor to prevent confusion between ड्रग और आस्थमा रिलेटेड कफ। इसका मतलब यह है, एक और पॉइंट है, एक्चुअली हम आगे डिस्कस करेंगे। इन आवर बॉडी देयर इज एंजियोटेंसिन 1, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ पता भी होगी, एंजियोटेंसिन 1।
एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करता है, इट इज स्ट्रॉन्गर पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर, ये वेजो कंस्ट्रक्टर है। अब होता इसमें यह है कि इस एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये इसका काम है। अब इसके लिए आप लोगों को याद रखना है कि दिस एसीई आल्सो ब्रेक डाउन ब्रेडिकाइनिन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट that you people should know or note here, because this point will help you a lot in the exam question. अब जो ACE है, angiotensin converting enzyme, it has two function. One is to convert angiotensin 1 into angiotensin 2, and another function of ACE, it break down bradykinin. अगर आप एक ड्रग देंगे जिस पे आप ACE एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को क्या करेंगे, इनहिबिट करें, इफ यू इनहिबिट दिस, ये कन्वर्जन नहीं होगी तो 2 नहीं बनेगी, और ब्रेडिकाइनिन की जो ब्रेक डाउन थी वो भी नहीं होगी, तो इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन लेवल कैन कॉज कफ, देयरफॉर द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर इज कफ। इसलिए कहते हैं कि आस्थमा में हम एसीई नहीं यूज करते, अवॉइड करते हैं। हमें फिर ये नहीं पता होता कि जो पेशेंट को कफ है वो आस्थमा की वजह से है या एसीई इनहिबिटर की वजह से है। ठीक है जी। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, अगर हम प्रेगनेंसी के अंदर किसी को ऐसा ड्रग दे जिससे हम बीपी कंट्रोल करें, लाइक निफेडिपिन, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अल्फा मिथाइल डोपा, लेबिटालोल। लेबिटालोल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड चॉइस ऑफ एग्जाम क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनर। एग्जाम के अंदर आता है जो लेबिटालोल है, इट इज मेनली बीटा ब्लॉकर। ये क्या है, बीटा ब्लॉकर है। लेकिन एग्जामिनर ये पूछता है कि एक फीमेल है, उसको प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में उसकी एकदम जनाब बीपी जो है वो शूट हो गई है, फिर बाद में जनाब डॉक्टर ने इसको ऐसी मेडिसिन स्टार्ट की जो अल्फा पे भी काम कर रहा था और बीटा पे, तो उस ड्रग का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑफ लेबिटालोल। सो लेबिटालोल इज अ बीटा ब्लॉकर बट इट एक्ट ऑन अल्फा एज वेल। तो ऐसा ड्रग बताए जो है बीटा ब्लॉकर बट अल्फा बीटा दोनों पे काम करे, दैट इज लेबिटालोल। मैंने अपने वक्त में एमबीबीएस के टाइम पे कैसे याद किया था, लेबी एल, दैट इज बी, बी फॉर बोथ रिसेप्टर, दैट इज अल्फा एंड ऑफ बीटा। अगर लेबिटालोल ना आए, फिर अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सा ड्रग है कि वो भी बीटा ब्लॉकर है लेकिन अल्फा पे भी काम करता है और वो बीटा पे, तो उस ड्रग का नाम है कार्बिडोलोल। तो कार्बिडोलोल एंड लेबिडोलोल, दीज बोथ ड्रग एक्ट ऑन बीटा एज वेल एज अल्फा रिसेप्टर। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दीज टू ड्रग्स। अब एक होता है हाइड्रोलाजीन, तो ये पोटेंट वेजोडाइलेटर है। सो अगर एक प्रेगनेंसी के अंदर पेशेंट आती है, ठीक है, और उसका बीपी बहुत हाई है, इस तरह माइल्ड हाइपरटेंशन में मिथाइल डोपा देते हैं, बट सिस्टोलिक 180 से ज़्यादा या 160 से ज़्यादा हो तो फिर हम लेबिटालोल इंजेक्शन लगाते हैं। सो न्यू मोम लव हग्स, जिस तरह न्यू मोम से उसको बच्चे से जनाब हक चाहिए, सो न्यू मोम के अंदर एन फॉर निपेडिपिन, एम फॉर मिथाइल डोपा, एल फॉर लेबिटालोल एंड एच फॉर हाइड्रोलाजीन। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। बट इन ड्रग्स को हम एक एक डिस्कस करेंगे, जिस तरह मैंने कहा था कि एसी इनहिबिटर, ARBs और ये डाययूरेटिक्स ये रीजनल में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट एड ने जिस स्टाइल से लिखे हैं हमने वही कवर करना है। जो बीटा ब्लॉकर है फॉर एग्जांपल वो हम ANS में, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद ये जो स्लाइड आ रहे हैं फॉर एग्जांपल ये वाला, अब ये इन लोगों ने जो स्लाइड रखी है दिस वन, इसका मतलब ये है कि कार्डियोवास्कुलर एजेंट एंड मॉलिक्यूलर एजेंट्स, मतलब वो ड्रग जो हार्ट और वेसल पे काम करे और फिर किस मैकेनिज्म से काम करे, तो उसका ये लिस्ट है। जिस तरह अब डाईहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये वो है जो वेसल पे काम करे। मैंने आप लोगों को बताया था जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो एक डाईहाइड्रोपिरिडीन है, एक नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन है। सो नॉन डाई जो है वो हार्ट पे काम करते हैं, डाईहाइड्रोपिरिडीन जो वेसल पे काम करते हैं। अब ये जितना टेबल है ये सारा का सारा, इट लुक वेरी डिफिकल्ट बट वेरी इजी, लेकिन इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनाब इसकी तरफ आएंगे, हम ड्रग्स डिस्कस करेंगे और फिर उन टेबल की तरफ फिर वापस जो है ना हम जाएंगे, तो हम ये चीज़ जो है वो आसान होगी। अब आते हैं जनाब हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दैट इज नोन एज CCB। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज नोन एज CCB। अब CCB को देखते हैं, इसमें जो ड्रग्स आती है एम्लोडिपिन, क्लीविडिपिन, निकार्डिपिन, निफेडिपिन। अब इसको मैं यहाँ पे जनाब सर्कल करूंगा क्योंकि जो एग्जाम के अंदर आते हैं वो सर्कल होंगे, ठीक है। निफेडिपिन,
अब एक्चुअली जितने भी डिपीन हैं, अब लोग देखेंगे एम्लोडिपीन, amlodipine, clevidipine, all dipine calcium channel blocker. They are dihydropyridine and they act on the vascular smooth muscle and they inhibit calcium channel and they will leads to the vasodilation. अब देखिए अगर ये वेसल है तो हर वेसल के तीन लेयर होते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एंटीमा। अब जिस तरह हमने कहा था कि जो वेसल है उसका जो मिडल लेयर है इट इज ट्यूनिका मीडिया, अगर आप उसके अंदर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो देर विल बी स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एंड वेजोडाइलेशन, और उससे जो बीपी है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब आते हैं जनाब डेल्टियाजम एंड वेरापामिल। अब जिस वेरापामिल के अंदर वी है, ये एग्जाम के अंदर इस तरह आता है कि फॉर एग्जांपल ऐसा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बताए जो प्योरली वेंट्रिकल पे काम करे, हार्ट पे, वेरापामिल, वी फॉर वेंट्रिकल। सो दीज आर नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन एक्ट ऑन दी हार्ट। अब आप लोगों को एट द एंड ऑफ एग्जाम कैसे याद रखना है कि ये डाइहाइड्रोपिरिडीन है या हमारे पास नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन है। अब एक वेसल पे काम करते हैं, एक हार्ट पे काम करते हैं। अब मैं जो स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ आसान मैं इस तरह पढ़ाता हूँ, इसका पहला वर्ड है नॉन डाइहाइड्रो, नॉन डाई, इसका मतलब ये है नॉन मीन नो, डाई मीन मरना। इसमें यहाँ पे मतलब जिस तरह हम डेथ की बात करते हैं, नॉन डाई कि मुझे नहीं मरना, और अगर आपने नहीं मारना यूर हार्ट शुड बी फंक्शनल। इसका मतलब यह है कि नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन के अंदर जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है डेल्टियाजम एंड वेरापामिल मेनली एक्ट ऑन दी हार्ट, और इसके अलावा रिमेनिंग जितने भी हैं दे विल एक्ट ऑन दी ब्लड वेसल्स। इनका मैकेनिज्म क्या है, दे ब्लॉक वोल्टेज गेटेड डिपेंडेंट एल टाइप कैल्शियम चैनल इन द कार्डियक एंड स्मूथ मसल। अब हार्ट के अंदर जो मायोसाइड है स्मूथ मसल, और वेसल के अंदर जो स्मूथ मसल है उसमें एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज मस्कुलर कंडक्टिविटी, तो मसल की जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे वस्कुलर स्मूथ मसल मतलब जो वेसल है उस पे अगर आप स्मूथ मसल पे देखें तो एम्लोडिपिन जितना काम करता है इक्वल टू उतना काम निफेडिपिन भी करता है, बट निफेडिपिन टारगेट मोर वेसल मसल एज कम्पेयर टू डेल्टियाजम एज कम्पेयर टू वेरापामिल। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक पेशेंट को निफेडिपिन देंगे और एक पेशेंट को वेरापामिल देंगे, इसका मतलब कि निफेडिपिन विल एक्ट मोर ऑन द वेसल एज कम्पेयर टू वेरापामिल, बट अगर आप वेरापामिल देंगे दैट विल एक्ट मोर ऑन द हार्ट बिकॉज इट इज नॉन डाइहाइड्रोपेरिडीन देन डेल्टियाजम देन एम्लोडिपिन एंड एम्लोडिपिन एक्शन इज इक्वल टू निफेडिपिन। तो अब एग्जाम के अंदर आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट best work on the calcium channel to block in the vessel, that is called amlodipine, और जो हार्ट पे काम करता है that is verapamil। अब इसकी क्लिनिकल यूज की तरफ आते हैं, जो डाइहाइड्रोपिरिडीन है एक्सेप्ट नेमोडिपिन। अब ये बात आ रही है आर्डिपाइन इज डाइहाइड्रो एक्सेप्ट नेमोडिपिन, मैंने यहाँ पे इसको टारगेट इसलिए किया था कि दैट इज इम्पोर्टेंट। हाइपरटेंशन में हम दे सकते हैं, इंजाइना में हम दे सकते हैं, लेकिन विच टाइप ऑफ इंजाइना, वेजोस्पास्टिक टाइप ऑफ एंजाइना। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि वेजोस्पास्टिक एंजाइना के अंदर जो कोरोनरी वेसल है उनकी वेजो क्या होती है, स्पाज्म होती है। इसका मतलब यह है जिस तरह स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना में क्लॉट या एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, तो वेजोस्पास्टिक के अंदर वेजोस्पाज्म होती है, तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे ताकि वेसल को रिलैक्स करे, वेसल को खोले और इससे जो कोरोनरी सप्लाई है उसको हम बढ़ाए। रीनॉट फेनामेना, व्हाट इज रीनॉट फेनामेना, इट इज अ ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिंगर, फिंगर के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई टू द फिंगर कम होती है, देयर इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फिंगर। डाइहाइड्रोपिरिडीन मेनली डाई मीन डायलेट दी आर्टरीज, इसका मतलब यह है ये वेसल को डायलेट करके जो रेजिस्टेंस है उसको कम कर दी है और इससे जो पेरिफेरल ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है। अब नेमोडिपिन की तरफ आते हैं, ये तो स्टार है, ये आप लोगों ने नहीं भूलना क्योंकि नेफेडोपिन यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे नेफेडोपिन ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर सब अराक्नाइडो हेमोरेज, एक्चुअली ये सेरेब्रल वेजोस्पाज्म को प्रिवेंट करती है। इसका मतलब यह है कि अगर एक पेशेंट है उसको बेरी एनुरिज्म है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसका ब्रेन के अंदर सब अरेक्नाइड हिमोरेज हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आप उसको ऐसा ड्रग देंगे जिससे आप उसकी मजीद ब्लीडिंग को क्या कर सके, कम कर सके, दैट इज कॉल्ड ऑफ नेमोडिपिन। अब थोड़ा सा बताते हैं कि ये सारे और क्यों नहीं कर सकते। दिस इज द ड्रग विच कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। दूसरी बात याद रखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हार्ट से हम ब्लड लेके जाते हैं
ब्रेन की तरफ। फॉर एग्जांपल ये वेसल है सेरेब्रल वेसल, तो आप लोगों को पता है हार्ट से जब ब्लड ब्रेन को जाती है सो दैट इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि हार्ट से जो ब्लड ब्रेन को मिलती है दैट इज इन दी असेंडिंग फैशन। अब यहाँ पे अगर आप वेसल को कंट्रैक्ट करेंगे स्पाज्म की तरफ तो फ्लो जो है मजीद बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि जब आप हार्ट से ब्लड की तरफ ब्लड लेके जाएंगे तो मतलब आपको वेजो कंस्ट्रक्शन करनी है ताकि आप अगेंस्ट द रेजिस्टेंस काम करें। लेकिन अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे जो सेरेब्रल वेसल पे काम करे, सब अरेक्नाइड स्पेस में जाके सेरेब्रल वेसल पे काम करे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, तो जब ये वेसल डायलेट होगा तो हार्ट से जो वेसल सेरेब्रल वेसल ऊपर जाते हैं तो वो डायलेट हो जाएंगे, तो ब्लड का जो आगे फ्लो है वो कम होगा, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी भी कम होगी। तो नंबर वन क्वेश्चन दे आस्क मल्टीपल टाइम इन द एग्जाम, और सब अरेक्नाइड हेमोरेज का जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर वो इस तरह आता है कि अ पेशेंट ब्रॉट टू द इमरजेंसी विद द हिस्ट्री ऑफ थंडर क्लैप हेडेक, ये हम सीएनएस में पढ़ेंगे, न्यूरोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। थंडर क्लैप हेडेक, वर्स हेडेक ऑफ लाइफ, या 10/10 हेडेक। और इसके बाद अगर आप बीपी चेक करें ज्यादा होगा, थिंक अबाउट सब अरेक्नाइड हेमोरेज, विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज इफेक्टिव यूज इन सब अरेक्नाइड हेमोरेज, निमोडिपिन। फिर जो निकार्डिपिन है क्लेविडिपिन दे आर यूज इन हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अब हाइपरटेंसिव अर्जेंसी इमरजेंसी ये दोनों हमने पढ़े हैं। अगर बीपी इतना बढ़ जाए कि एंड आर्गन डैमेज के चांसेस हो लेकिन एंड आर्गन डैमेज ना हो, मतलब अ वेरी हाई ब्लड प्रेशर सीवियर हाइपरटेंशन विदाउट एंड आर्गन डैमेज हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है, बट विद एंड आर्गन डैमेज इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। फिर नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन हम किस में ले सकते हैं हाइपरटेंशन में, इंजाइना के अंदर, एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर। और इन सब केसेस के अंदर इन ड्रग से हमारा टारगेट ये है कि हम हार्ट की जो कंट्रक्टिलिटी है वो किसी तरीके से क्या करें, कम कर सके। एडवर्स इफेक्ट इज जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में देखा गया है कि जो लोग ज्यादा देर तक ये यूज करते हैं तो उन लोगों की जनाब क्या होता है, गम्स हाइपरट्रोफी। गम्स हाइपरट्रोफी इज कॉल्ड जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। और यहाँ से अपनी किताब में नोट करें एक और ड्रग पढ़ेंगे, एंड दैट ड्रग वी विल डिस्कस इन दी एंटी एपिलेप्टिक्स, मतलब जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं सीजर के पेशेंट, उनमें हम एक ड्रग यूज करते हैं एंड दैट ड्रग इज कॉल्ड फेनिटोइन। उसका नाम क्या है, फेनिटोइन। तो इसका मतलब यह है कि जो फेनिटोइन है ये भी जेंजिवल हाइपरप्लेजिया। तो प्लीज रिमेंबर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी कैन cause gingival hyperplasia and name the drug used for epilepsy which can also cause gingival hyperplasia that is called phenytoin। डाईहाइड्रोपिरिडीन जो वेसल पे काम करते हैं, अब ये तो आसान है। अब अगर कोई ड्रग है वो वेसल पे काम करे तो वेजो डायलेशन होगी, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉक होगा तो वेजो डायलेशन होगी। तो यहाँ पे जब वेसल डायलेट होगा तो फिर एंडोथेलियल सेल के दरमियान स्पेस बढ़ेगी, तो ब्लड की लीकिंग होगी, तो पेशेंट डिवेलप पेरिफेरल एडीमा। और जब ब्लड लीक होगी वेसल के अंदर ब्लड कम होगी तो मतलब ऊपर ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, डिजीनेस। और जब वेसल डायलेट होगी तो पुलिंग ऑफ ब्लड की वजह से देयर इज फ्लशिंग। एंड दिस क्वेश्चन दे टेस्टेड अपॉन इन यूएसएमएलई प्लेब इवन इन एनआरई कि एनी पेशेंट हु इज टेकिंग अ ड्रग and because of their drug the patient presented with peripheral edema, flushing and dizziness. Always think about that this patient is taking a drug which inhibit calcium channel especially in the vascular smooth muscle, they are dihydropyridine। अगर वो ड्रग जो नॉन डाइहाइड्रो है जो हार्ट पे काम करे अगर ज्यादा यूज करेंगे तो हार्ट की कंट्रक्टिलिटी ज्यादा कम होगी, तो कार्डियक डिप्रेशन, एवी नोडल ब्लॉकेज एंड हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। इसका मतलब यह है कि जो वेरापामिल है ये इनडायरेक्टली प्रोलैक्टिन का लेवल भी बढ़ाता है। अब वो कैसे बढ़ाता है, अब इस सीवीएस के बाद हमारा जो नेक्स्ट आने वाला सिस्टम है वो एंडोक्राइनोलॉजी है, वहाँ पे हम वेरापामिल वर्सेस प्रोलैक्टिनीमिया पे डिस्कशन करेंगे। और अगर ज्यादा यूज करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी कराती है, ठीक है जी। तो दीज ऑल आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट that you people should know for the exam। मैं थोड़ा सा सम अप करता हूँ। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर टू टाइप्स, डाईहाइड्रोपिरिडीन, नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन। डाईहाइड्रोपिरिडीन आर दोज एजेंट which mainly act on the vascular smooth muscle, और उसमें डिपीन आता है। and those calcium channel blocker which mainly act on the heart they are non dihydropyridine, and उनमें से verapamil and deltiazem। the calcium channel blocker used for subarachnoid hemorrhage to prevent cerebral vasospasm, always think about nimodipine because it can cross blood-brain barrier। A patient presented with a history of peripheral edema, flushing, dizziness,
दिस इज डाईहाइड्रोपिरिडीन टॉक्सिसिटी। और अगर एक पेशेंट है उसको कार्डियक डिप्रेशन, अब देखिए एवी नोडल जो नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन है ये हार्ट की रेट को कम करेगी, कंट्रेक्टिलिटी। इसका अपोजिट ड्रग हम पढ़ेंगे जो हार्ट रेट ज्यादा करेगी, कंट्रेक्टिलिटी ज्यादा, उसको हम डिजॉक्सिन कहेंगे, ठीक है जी। सो होप दिस ट्यूटोरियल मेक यू हैप्पी रिगार्डिंग योर कंसेप्ट। तो हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ा है, अब इस डायग्राम को हम छोड़ेंगे नहीं, इस डायग्राम को हम साथ साथ लेके जाएंगे। तो हमने ये डाईहाइड्रोपिरिडीन कैल्शियम चैनल लाइक एम्लोडिपिन, ठीक है, क्लेविडिपिन, ठीक है, नेकाडिपिन, निपिडिपिन एंड नेमोडिपिन, ये जो नेमोडिपिन है ये हम सब अरेकनाइड में यूज करते हैं। और ये जो एम्लोडिपिन है ये ज्यादातर वेसल पे बहुत ज्यादा काम करता है। ये जो माइनस है दे इनहिबिट एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। और जब ये इनहिबिट होगी तो कैल्शियम एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी देयर विल बी नो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो दे प्रिवेंट कंट्रैक्शन, either they relax smooth muscle in the blood vessel or they will relax smooth muscle in the heart. So this is what all about you people should know. And इंशाल्लाह with the time जब हम आहिस्ता आहिस्ता मजीद आगे चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो आप लोग को मजीद जो है उसमें न्यू न्यू चीज़ें आते रहेगी, ठीक है। सो स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, अल्लाह हाफिज़।